साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। यूं तो चर्चा के केंद्र में इस समय बिहार चल रहा है, बिहार का चुनावी घटनाक्रम चल रहा है, पर इन सबके बीच में भाजपा के बड़े ही महत्वपूर्ण राज्य, जो देश के लिए भी खासा महत्वपूर्ण है, गुजरात में ऐसा बहुत कुछ हो गया जिसके चलते आज हमें उस पर बात करना जरूरी लगा। गुजरात बदला विशेष क्या संदेश। संदर्भ यह है कि गुजरात में अभी आम चुनाव में 2 साल का समय बाकी है। दिसंबर 2027 में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है, पर 2 साल पहले ही भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल ने अचानक सारे मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया। कल खबर आई कि सारे मंत्रियों के इस्तीफे हो गए, 16 मंत्री थे, सबके इस्तीफे हो गए। समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर तुरंत में आज 26 सदस्यीय नया मंत्रिमंडल भी अस्तित्व में आ गया और इस 26 सदस्यीय मंत्रिमंडल में महज पुराने 6 मंत्रियों को जगह मिल पाई, बाकी नए चेहरे इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते हुए दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ऐसे चौंकाती रहती है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदल देना, चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री बदल देना, चुनाव से पहले मंत्रियों को बदल देना, ऐसे तमाम उदाहरण हमारे बीच में हैं। पर इस प्रकार का परिवर्तन खासा चौंकाने वाला रहा। भूपेंद्र पटेल अपनी गद्दी बचा पाने में कामयाब रहे, पर वो अपने सहयोगियों को नहीं बचा पाए या सहयोगी अपने आप को नहीं बचा पाए। अब भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल के संदर्भ में ये जो कवायद हुई, इसके कारणों को तो हमें जानना है ही, पर जानना यह भी है कि क्या यह सिलसिला बाकी भाजपा शासित राज्यों में भी दिखेगा, और अगर ऐसा दिखेगा तो मध्य प्रदेश में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, राजस्थान में क्या होगा, क्योंकि यहां पर भी मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर समय समय पर आवाजें आती रहती हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी मजबूरियां रही या जरूरतें रही जिसके चलते भाजपा ने यह फैसला लिया, और भाजपा जितनी दृढ़ता और जितनी शांति प्रियता के साथ ऐसे परिवर्तन कर लेती है, बाकी राजनीतिक दल ऐसा कुछ भी कर पाने में क्यों कांप जाते हैं या हाफ जाते हैं, यह समझने की कोशिश करेंगे। सवाल दिलचस्प है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुदीप प्रवक्ता है, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ में रत्नाकर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गुजरात के परिवर्तन को जिस पार्टी की छाया में देखा जा रहा है, अर्थात आम आदमी पार्टी, उसके प्रवक्ता वैभव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। और इन सबके बीच में तटस्थ राय देने के लिए मेहुल दूधरेजिया जी, वरिष्ठ पत्रकार गुजरात से, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रत्नाकर सिंह जी से ही करते हैं और उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि भूपेंद्र जी के मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य क्या अतीत के अनुभवों से बिल्कुल भी सबक नहीं सीखे थे। विजय रूपाणी और उनकी पूरी टीम को भाजपा ने निकाल बाहर किया था, तो इन सदस्यों को समझ में नहीं आ रहा था कि काम वाम कैसे करना होता है, किस तरीके से करना होता है, भाजपा की रीति और नीति क्या होती है। क्या गुल खिला रहे थे आपके ये भूपेंद्र मंत्रिमंडल के ये तमाम सदस्य, जिसके चलते आपको 3 साल में इनसे तौबा तौबा करनी पड़ गई। रत्नाकर जी, थोड़ा रोशनी दीजिए ना, क्या कर रहे थे ये लोग जिसके कारण से आपको इतना बड़ा, इतना कठोर, इतना कठिन फैसला लेना पड़ा। देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई कठोर और कड़ा फैसला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता के संदर्भ में अगर कोई फैसला लेना है तो निश्चित रूप से इस तरह के फैसले वो समय समय पर लेती है। आपको 2021 का भी फैसला याद होगा, अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि किस तरह से हमने वहां पे कैबिनेट, मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट को बदला, और फिर उसके बाद जब चुनाव हुआ तो जनता ने हमें ऐसा मैंडेट दिया जो पिछले सारे रिकॉर्ड को जो है तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। तो निश्चित रूप से जनता के उम्मीदों पे खरा उतरना, मोदी जी की विश्वसनीयता को कायम रखना, विकास के पहिए को अनवरत जो है वह आगे बढ़ाते रहना, निश्चित रूप से ये हमारी प्राथमिकता रहती है। और आपने 16 मंत्रियों में 6 हम पुराने मंत्री भी रखे हैं। अगर कोई मंत्री जनता के उम्मीदों के हिसाब से नहीं काम कर पाएगा तो परिवर्तन तो ये संसार का नियम है, परिवर्तन जो है हम करेंगे, चाहे वह मंत्रिमंडल का हो, चाहे वह संगठन का हो, इस तरह का परिवर्तन जो है वो करते रहेंगे। तो निश्चित रूप से यह गुजरात की जनता की भलाई के लिए और गुजरात राज्य के विकास के लिए यह परिवर्तन किया गया है। बहुत अच्छी बात आपने कही रत्नाकर जी, मुग्ध हूं आपकी दलील पर। आपने कहा यह कतई कठोर भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। मंत्री बनाना और हटाना आपके लिए क्या मायने रखता है?
ठीक बात है, पर आपसे जानने में हमारी दिलचस्पी है। लोकतंत्र है ना। आपने बताया 16 में से 6 लोगों को हमने फिर मंत्री बनाया, पर यह तो बताओ कि वो बाकी जो 10 जिनको मंत्री नहीं बनाया वो क्या गुल खिला रहे थे जिसके चलते उनको आपने मंत्री पद से महरूम कर दिया? क्या जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ वो कर रहे थे जिसके चलते उनसे यह दायित्व छीन लिया गया? कौन सी जन आकांक्षाओं को पूरा करने में यह मंत्री नाकाम रहे जिसके चलते अब ये माननीय मंत्री नहीं रह गए? थोड़ा इसमें तो रोशनी दीजिए ना। कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का एक नेता भी कोई आरोप लग जाए तो आप पूरा आसमान सर पर उठा लेते हैं। थोड़े अपने लोगों के विषय में भी तो बताइए, ये कर क्या रहे थे जिसके चलते आपको ऐसा कदम उठाना पड़ा? देखिए हिमांशु जी, आप जानते हैं इस चीज को कि लोकसभा के सांसद भी अपना रिपोर्ट कार्ड जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या कार्य अपने संसदीय क्षेत्र में किए हैं। निश्चित रूप से अगर कोई भी व्यक्ति अगर जो पार्टी का एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरेगा, जो हमने जनता से वादे किए हैं, जो हमने जनता से जो उम्मीदें हैं हमसे, जो जनता हमको पिछले 30 वर्ष से अपना आशीर्वाद देते आ रही है, तो निश्चित रूप से इस तरह के जो है निर्णय लिए जाते हैं और जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो जनता के हित में नहीं है। और हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब राहुल गांधी जाते हैं गुजरात में तो कहते हैं कि हम जो है 20-30 लोगों को संगठन में से निकालेंगे, इसमें से कुछ जो है वह शादी के घोड़े हैं और कुछ जो है वह रेस के घोड़े हैं। तो आज गुजरात में सारे कांग्रेस के लोग जो है वह शादी के ही घोड़े नजर आ रहे हैं, उनके संगठन के लोग। तो जी आप सब दाएं बाएं की बात कर रहे हो। जो सवाल मैंने पूछा ना उस पर एक टिप्पणी भी नहीं कर रहे। सवाल सीधा सीधा यह है कि 10 लोगों को जिन्हें आपने मंत्री पद से महरूम कर दिया, उन्होंने खेल ऐसा किया था जिसके चलते इस सजा के वो हकदार हुए। भाई अगर आपकी तरफ से वो खुलासा हो जाए तो वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, इन राज्यों में जो तमाम मंत्री बनकर बैठे हैं शायद कुछ सुधर जाए, शायद समझ जाए, शायद सचेत हो जाए। अब वो खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी लोगों को बचाने के लिए आप रोशनी क्यों नहीं दे रहे? रत्नाकर, ऐसी जाति आप क्यों कर रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इस तरह के निर्णय लेती है और ये उनका जो प्रोफाइल होता है, जो पोर्टफोलियो होता है, उस पोर्टफोलियो के अनुसार अपने विधानसभा क्षेत्र में उनको कार्य करने होते हैं। अगर निश्चित रूप से अगर विधानसभा क्षेत्र के लोग अगर उनसे खुश नहीं रहते हैं तो निश्चित रूप से हम वहां पे बदलाव करके किसी ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे। इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया संगठन के खिलाफ या कुछ ऐसा काम कर दिया सरकार के खिलाफ जिससे हम ये बदलाव कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि वहां पे और बेहतर ऑप्शन हम उनको दे सके। मतलब आप हमें ये बता रहे रत्नाकर जी, मैं सुरेंद्र जी के पास आता हूं क्योंकि बातचीत काफी लंबी हो गई, कि मंत्री के तौर पर तो ठीक काम कर रहे थे पर विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र में काम ठीक नहीं कर पा रहे थे। जब विधायक बने जाएंगे तभी तो मंत्री बन पाएंगे। तो ये विधायक के तौर पर ठीक काम कर ले इसलिए इनसे मंत्री पद अभी छीन लिया गया है। भाई विधायक के तौर पर अपना क्षेत्र ठीक से संभाल लो, ऐसा आपका आशय है? जी रत्नाकर जी। जी देखिए, मैंने आपको आप प्रश्न जो है उस तरीके से आप पूछ रहे हैं जिससे कि मैं उनकी कमियों को यहाँ पे जो है बताऊं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर मंत्री पद किसी का भी लिया जाता है, अगर किसी दूसरे योग्य व्यक्ति, उनसे ज्यादा योग्य व्यक्ति को दिया जाता है जो उस क्षेत्र का, उस मंत्रालय का काम और अच्छे तरीके से कर सके, तो निश्चित रूप से यह बदलाव जो है अच्छा है। अगर तो आप अयोग्य व्यक्तियों को पहले चुन लिए थे। भूपेंद्र पटेल पहले ठीक से चयन नहीं कर पाए, 3 साल बाद आपको पता चला कि ये इस लायक नहीं है, उनसे बेहतर लोग आपके पास है, इसलिए आपने ये परिवर्तन किया। चलिए इसमें आगे विस्तार से बात करेंगे, पर सुरेंद्र राजपूत जी के पास आते हैं और सुरेंद्र जी से जानना चाहते हैं, कुछ सीखेंगे सुरेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी से? आपके लिए पहेली रहती है, आप तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हैं। गद्दी तो ये ऐसे छुड़वा देते हैं और ऐसे गद्दी पे बने रह जाते हैं। आप देखो, इन्होंने विजय रूपाणी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को साफ कर दिया था खुद, उसके बाद भूपेंद्र पटेल जी को बनाया और ऐतिहासिक जीत आई, 156 सीटें गुजरात में, और आज तो आंकड़ा 162 का है। सुरेंद्र जी क्या कहते हो? मानना तो पड़ेगा भाजपा को आपको भी, कि कुछ और कहना चाहेंगे सुरेंद्र जी? हिमांशु भाई, अगर हमें ये चीजें भाजपा से सीखनी है
तो हम वो ऐसी कोई चीज नहीं सीखना चाहते। ठीक है कि नहीं जी? हेलो जी जी। अगर ये सब चीजें कुछ सीखनी है भाजपा से, तो हम ऐसी कोई चीज नहीं सीखना चाहते भाजपा से, और भाजपा हमें माफ करे। हम लोकतंत्र को इस तरीके से अगर आप अपमानित करना चाहते हैं, तो अपमानित करने के लिए लोकतंत्र में हमें ऐसी कोई चीज भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखनी जिससे भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को अपमानित कर रही हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी एकाधिकारवादी एक नीतियां अपनाती हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी में एक हिटलर शाही आती होगी, जिसमें एक व्यक्ति जो चाहेगा वो करेगा, और एक व्यक्ति का माइट इज राइट। अगर उस आदमी ने कह दिया कि आसमान में सुराख हो गया है तो लोग सुराख मान लेंगे, अगर दिन में 6 बजे क्या नाम सुबह के 6 बजे कहा कि चांद उग रहा है तो चांद मान लेंगे, और सूरज कहा है तो सूरज मान लेंगे। ऐसी हमें लोकतंत्र की कोई नीति भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखनी। हमारे नेता हैं, उनकी अपनी भाषा है, अपनी बातें हैं, मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। हम विवाद को संवाद के जरिए हम लोग चर्चा को करते हैं, हम सार्वजनिक रूप से भी चर्चा करते हैं, जिसको आप उल्टा सीधा कुछ भी कह लीजिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश में मंच सजा करके अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी 2017 में लड़ते हैं, मंच सजा के लड़ते हैं, ठीक है ना। तो हमें लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। लोकतंत्र को अगर आप डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाना चाहते हैं हिमांशु जी, और इस चीज को अगर आप जैसा सुधीर पत्रकार भी सहयोगात्मक रवैये पे रख रहा है, तो मुझे फिर आपसे प्रश्न करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी ना। आप तो मुझसे जो प्रश्न चाहो वो करो सुरेश भाई, पर आप देखो 5 साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आप सरकार चला रहे थे। वो टीएस सिंहदेव हसरत के साथ साथ पूरी सरकार लेकर विदा हो गए। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या किया आपको पता? सचिन पायलट कैसे आपके साथ बचे हुए आपसे बेहतर कौन जान सकता है? आप तो जवाब देते देते ही थक गए थे उस समय पर। जानना ये चाहता हूं, क्या आप इस बात को अंगीकार नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन, पार्टी के प्रति समर्पण, संगठन का कसावट इस प्रकार की है कि निर्णय लिए भी जाते हैं वो क्रियान्वित हो जाते हैं? और आप क्या पे वो अजय माकन बोलकर निकले दिल्ली से, वो अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाने जा रहा हूं, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनवाने जा रहा हूं। ना अशोक गहलोत अध्यक्ष बने, ना सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। क्या कहते हो सुरेश भाई? कुछ वेदना तो होगी ना अंदर में, कुछ टीस तो होगी, कुछ पीड़ा तो होगी, कुछ तो कहिए। मैं आपसे वही बात कहना चाह रहा हूं हिमांशु जी, अगर आपके मतभेद आप सार्वजनिक रूप से जाहिर नहीं कर सकते हैं या मतभेदों का आप सम्मान नहीं कर सकते, तो ऐसे में लोकतंत्र का कोई लाभ नहीं है। मेरी बात को आप समझिए। ठीक है, हमने नुकसान उठाया, ठीक है, हम चुनाव हारे। चुनाव हम क्यों हारे आज की डेट में मैं और आप दोनों जानते हैं कि चुनाव चाहे मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, महाराष्ट्र का हो या हरियाणा को, शुद्ध रूप से वोट चोरों ने हमें चुनाव हरवाया। चुनाव आयोग के साथ वोट चोरी इन लोगों ने करी और हम लोग चुनाव हारे, और 80 सीटों में इन्होंने वोट चोरी कर पाए लोकसभा में, नहीं तो आज की डेट में हमारी सरकार होती। तो सच बात यह है कि आप कहते हैं ना कि रास्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल, और चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। तो हमारा जो ये मानना है कि ये सारी की सारी चीजें आप जो बात करते हैं या काम करते हैं, ये सारा लोकतंत्र के अनुसार होना चाहिए। और लोकतंत्र की जो बात है वो इस तरीके से नहीं होती जहां पे डिक्टेटोरियल एटीट्यूड हो, जहां पर एक आदमी का एकाधिकारवाद सुरक्षित हो। अब आप रत्नाकर सिंह जी की बात को लीजिए, मुझे हंसी आ रही है इनके ऊपर, इनकी बेचारगी पे हंसी आ रही है। इनका अगर इससे ज्यादा कुछ बोले तो इनकी नौकरी चली जाएगी। अब अपने आप लगातार अपने विधायक, कभी कहते हैं मंत्री ने हमारे अच्छा काम नहीं किया, भाई मंत्री ने काम नहीं किया तो मंत्री पद से हटा रहे हैं आप, तो सार्वजनिक उससे बताइए ना कुछ। कभी कहते हैं कि हमने क्या किया कि साहब हमने उनको एमएलए का, अरे भाई अगर एमएलए अच्छा काम नहीं कर रहा तो एमएलए के पद से इस्तीफा दिलवाइए ना। सरकार से हटाने की जो आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपने जो 3 साल पहले लोगों को चुना था वो नाकारा लोग थे। आज की डेट में जो कारामद लोग हैं, आपने ये कह रहे हैं उनके आज से 2 साल बाद उनको भी, क्या आज साल भर बाद आप नरेंद्र मोदी को भी यही कहेंगे कि अरे हमने तो गलत आदमी चुन लिया था, इसने देश का भी भट्टा बैठा दिया, भारतीय जनता पार्टी का भी भट्टा बैठा दिया। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं मेरे ख्याल से उचित है, और ये उसी जगह हो सकती है जहां पर हिटलर शाही होती हो। हाँ, हमारे यहां है दिक्कत है, ऐसा थोड़ी कि लोकतंत्र में हमारे यहां कमी है। आपने टीएस सिंहदेव साहब का नाम लिया, बाबा मुख्यमंत्री पद की इच्छा रखना तो आपका भी नैतिक कर्तव्य है। भाई आप यहां पर कोई हिमालय जाने के लिए थोड़ी जाए जहां पर आप बैठे, आज कल की डेट में आपको मुख्यमंत्री पद मिलेगा आप भी जाएंगे। तो सच बात भाई आपने नैतिक कर्तव्य बता दिया, तो भाई कमिटमेंट पूरा करना नैतिक कर्तव्य है, अभिलाषा करना नैतिक अधिकार हो सकता है, पद पाना कर्तव्य थोड़ी हो सकता है।
अब राहुल गांधी जी ने वादा किया था 2.5 साल का, निभाया नहीं राहुल गांधी जी ने, इस वेदना के साथ है टीएस सिंहदेव। बताओ ये कौन सा लोकतंत्र है? हाँ, तो अब फिर मैं आपसे कहूं, लोकतंत्र की वेदना, अब ये अगर उन्होंने आपके सामने कहा हो, ये वादा आपको सामने किया हो तो मैं नहीं जानता, मेरे सामने तो वादा नहीं किया था। तो मैंने टीएस सिंहदेव झूठ बोलते हैं। आप अगर ऑन ओथ ये बात कह दो कि राहुल गांधी जी ने हिमांशु जी के सामने वादा किया था कि भाई 2.5 साल का मुख्यमंत्री, ऐसे ही आप लोग चलाते रहते हैं कर्नाटक में। नहीं, रुकिए सुरेंद्र राजपूत जी, अब तो आपने बात बड़ी गंभीर कर दी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज राजनीतिज्ञ टीएस सिंहदेव स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि यह वादा हुआ था, मेरे सामने तो नहीं हुआ था, मैं आपके सामने कह रहा हूं। अब सुरेंद्र राजपूत जी ये बता दें कि यार टीएस सिंहदेव झूठ भी बोलते हैं? कोई सुरेंद्र राजपूत जी को बता रहा हूं मैं कि भाई टीएस सिंहदेव तो सब कुछ बोलते हैं, हाँ ये बात हुई थी। आपसे अगर टीएस सिंहदेव साहब का, मेरे पास जो मैं जानता हूं हिमांशु जी, कि टीएस सिंहदेव जी का एक भी सार्वजनिक वक्तव्य आप ये दिखा दीजिए जिसमें टीएस सिंहदेव ने ये कहा हो कि श्री राहुल गांधी जी ने 2.5 साल का वादा किया था कि 2.5 साल अपना बघेल साहब रहेंगे और 2.5 साल वो रहेंगे, तो आप मुझे दिखा दीजिए, मैं आपकी बात मान जाऊंगा, वरना आप सार्वजनिक रूप से आपको क्षमा याचना कर। चलिए, मंजूर रही आपकी शर्त। जी सुरेंद्र भाई, उन्होंने क्या कहा मैं नहीं जानता, जी, लेकिन सार्वजनिक रूप से अगर आप उनका एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि श्री राहुल गांधी जी ने वादा खिलाफी की, श्री राहुल गांधी जी ने। अब और आगे बढ़ गया, मतलब टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, बाकी भी उनके सारे अवरोध कर दीजिए कि आप ये भी कहलवा दीजिए कि राहुल गांधी ने वादा खिलाफी की। चाह क्या रहे आप सिंहदेव साहब के संदर्भ में? बाबा मेरे पितृतुल्य हैं, बाबा मेरे पूज्य हैं, बाबा के लिए मैं कुछ नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं हिमांशु जी, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं मैं आपको जी, अभी नहीं, कल परसों में फिर बैठेंगे हम लोग, फिर आपका क्या नाम ये टाटा वाला खराब होगा, फिर मुझे मोबाइल से करना पड़ेगा जी, तो वो सारी चीजें ये है आपका। तो मैं फिर से आपसे कहता हूं कि उस दिन भी आप उनका कोई स्टेटमेंट ले आइएगा जी, ले आइएगा, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करूंगा, वरना आपको करनी चाहिए। मैं तो बात कि ये चंडू खाने की न्यूज मंजूर, व्यक्तिगत बातचीत में तो मैं भी बनना चाहता हूं मुख्यमंत्री, भाई को क्यों नहीं बनना चाहूंगा, आप भी बनना चाहते हो, लेकिन उसके लिए जो सार्वजनिक रूप से की गई बातें हैं, अगर किसी आदमी ने सार्वजनिक कहा हो, वही डीके शिव कुमार के समय में आप लोग कह रहे हो, अभी आप नहीं कह रहे हो, दिल्ली का जो नोएडा मीडिया है वो कहता है साहब 2.5 साल, डीके शिव कुमार नहीं कह रहे, लेकिन बाकी सारे उनके वकील बने पड़े। अरे भाई, हमने आपको वकालतनामा साइन किया है। हाँ, एक चीज और देखिए, बड़ी मजे की बात हिमांशु जी, क्योंकि ये संदर्भ बड़ा अच्छा है, आपने बड़ी अच्छी गहन चर्चा की इस पे, इतना अच्छा संदर्भ है। आप देखिए कि आज की डेट में उन लोगों के खिलाफ कोई बात नहीं जो लोकतंत्र को मूक तंत्र बना रहे हैं, लोकतंत्र में जबान पर ताला लगा दिया 1.5 लाख की आबादी के एमएलए के ऊपर। लोकतंत्र में जो सत्ता जनता के द्वारा चुनी जाती है, लोकतंत्र में यहां पर सत्ता लोकशाही में हिटलर शाही के द्वारा चुनी जा रही है। जब वो चाह रहे हैं अपने पत्ते फेंट दे रहे हैं किसी राजा महाराजा के सिंहासन की तरीके से, आप उस पर चर्चा करने की जगह जो क्या नाम कांग्रेस पार्टी, जो लोकतांत्रिक पार्टी जिसके डीएनए में लोकतंत्र है, उसकी कमियों पर आप चर्चा करें, उसमें भी तैयार हैं। लेकिन आप इस चीज को देखें कि मजम्मत इस चीज की होनी चाहिए कि ये हिटलर शाही कौन कर रहा है, ये हिटलर शाही। सुरेंद्र राजपूत जी के अनुसार ये हिटलर शाही है, पर जिस लोकतंत्र का वो हवाला देता है, उस लोकतंत्र में तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बताया जाता है, किसको मंत्रिमंडल में रखना है, किसको मंत्रिमंडल में नहीं रखना है। और कांग्रेस के संदर्भ में हमें सुरेंद्र राजपूत जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब कांग्रेस का दौर था तो उस समय मंत्री तो छोड़िए, मुख्यमंत्री भी ताश की गड्डियों की तरीके से फेंट दिए जाते थे। ये इतिहास में उदाहरण अनगिनत है। पर बहरहाल आगे बढ़ते हैं। रत्नाकर जी बीच में हस्तक्षेप कर, रत्नाकर जी आपके पास आता हूं मैं, पर्याप्त बातचीत के लिए हमारे पास समय है। इस समय वैभव श्रीवास्तव जी हमारे साथ में है और राजनीतिक प्रेक्षक ये मान रहे हैं कि इस बदलाव में आम आदमी पार्टी की कोशिशों का भी बड़ा योगदान है। कितना मुश्किल हो गया वैभव जी आज का ये परिवर्तन आपकी संभावनाओं के लिए? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सुरेंद्र भाई को नमस्कार, रत्नाकर जी को नमस्कार, मेहुल जी को नमस्कार और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। हिमांशु भाई, सबसे पहले तो मुझे ये इस बात की खुशी है कि कम से कम भूपेंद्र जी अपनी कुर्सी बचा ले गए। मतलब मुझे तो लग रहा था कि ये भी एक आप डिस्कस कर रहे होते अभी
कि मंत्री तो गए, मुख्यमंत्री भी गए। देखिए चलो, कम से कम उनको बहुत बहुत बधाई, उनकी कुर्सी बची रह गई। देखिए आपने 10 सवाल पूछ लिया भारतीय जनता पार्टी से, 4 बार और कोशिश कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी या इनका कोई प्रवक्ता कभी कोई जस्टिफाई करे इनको, क्योंकि खुद नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को छोड़ के कि कौन कब क्या बनने वाला है। इसके तो इतिहास रहा है, चाहे मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान, कोई भी देख लीजिए, जो इनका इतिहास रहा है कि ये कभी भी कुछ भी और बिना किसी न संगठन को कॉन्फिडेंस में लिए ना सिस्टम को कॉन्फिडेंस में लिए कुछ भी कर देते हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मसला है, वो जिसको जो चाहे बनाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी डर क्यों रही है, ये समझना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब जी। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जिस तरह से 25-30 वर्षों में जो कुशासन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, फेक गुजरात मॉडल के नाम पर, फेक, मैं इसलिए फेक करूंगा, अभी मैं आपको 3-4 आंकड़े भी बता दूंगा। ये फेक गुजरात मॉडल के नाम पे जो चल रहा है, ये एक्सपोज हो रहा है। कौन एक्सपोज कर रहा है? वहां पर जा जाके अरविंद केजरीवाल एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए हम तो नई नवेली पार्टी, 10-11 साल पुरानी पार्टी, यहाँ पे हमने सूरत काउंसिल को हमने टेक ओवर किया, हमने एमएलए नए गढ़ के दिए। क्यों? क्योंकि गुजरात के लोग हमको आशा की किरण बन के देखते हैं। ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में प्रश्न किया गया था, जवाब आया था 1606 स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में एक टीचर है। 1606 प्राइमरी स्कूलों में एक टीचर है। नीति आयोग की रिपोर्ट आई, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात चंद कुपोषण के शिकार राज्यों में से है। 40% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषित है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है, और 50 आंकड़े और भी बता सकता हूं। तो इसलिए इनका जो फेक गुजरात मॉडल है, हर दिन अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी इनको चैलेंज करके इनको बता रही है, आईना भी दिखा रही है। अब देखिए हो क्या रहा है, बीजेपी जीत क्यों रही है? बीजेपी अपनी वजह से थोड़ी ना जीत रही है, कांग्रेस वहां पे विलुप्त हो चुकी है। कांग्रेस की इंटरनल सेटिंग हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी से। आप एग्जाम्पल से, मैं आपको एक और एग्जाम्पल कोट करता हूं, खैर गुजरात से थोड़ा सा इतर है। गोवा में 2017 में विधानसभा चुनाव होते हैं, कांग्रेस इमर्ज होती है लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे, 17 विधायक चुन के आते हैं, लेकिन सरकार किसकी बनती है? भारतीय जनता पार्टी की। 2022 में चुनाव होते हैं, सबसे ज्यादा कांग्रेस की एक 13-11 के आसपास सीट आती है, और इवन भारतीय जनता पार्टी भी उसमें मेजॉरिटी मार्क छू नहीं पाती है, लेकिन 11 में से 8 विधायक कांग्रेस के बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो यही चीज गुजरात में हो रहा है। गुजरात में गुजरात की जनता भी जानती है, मजबूर है कि कांग्रेस तो लड़ ही नहीं सकती वहां पे। कांग्रेस किस तरह से लड़ेगी? आप इनको दीजिए वोट, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे कांग्रेस के विधायक। इसलिए ये बार बार कांग्रेस के विफलता की वजह से बार बार भारतीय जनता पार्टी आ रही है। कांग्रेस न चैलेंज कर सकती है, न उनके मुद्दे उठा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में टेरर स्टेट बना रखा है, डर का माहौल है वहां पर। कोई भी किसी, अभी आप देखिए, अरे वैभव श्रीवास्तव जी, ये तो हो गई कहानी। आपने अपनी प्रशंसा में भी गीत बहुत गा लिए, कांग्रेस को भी बहुत गरिया लिया, और भाजपा का भी फेक मॉडल के संदर्भ में पर्याप्त बात कह ली। पर देखो क्या कमाल का फेक मॉडल है ना। फेक मॉडल रहते हुए जो पिछला चुनाव हुआ उसमें गुजरात के इतिहास की सबसे बड़ी जीत भाजपा के हिस्से में आई। आपसे जानना यह है कि ये परिवर्तन भाजपा को क्या संभावनाएं दिखा रहा है और आपके लिए क्या मुश्किल बढ़ा रहा है? इस पर कोई दृष्टि जारी है, या आप भी सुरेश राजपूत जी की तरीके से इसे अनदेखा करना चाहते हैं? अरे ये तो डिक्टेटरशिप है, अरे इसका तो कोई मतलब नहीं है, लोकतंत्र को जो है मुक्त तंत्र में तब्दील कर दे, यही है? या आपको लगता है कि एक बड़ा कदम भाजपा ने उठाया, हमें इसका काउंटर करना पड़ेगा, हमें इसमें नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी? क्या देख रहे हैं आप इस परिवर्तन को? हिमांशु जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक फ्रेश, भारतीय जनता पार्टी क्या दिखाना चाह रही है, एक ये हम फ्रेश एयर दे रहे हैं, एक नया पूरा तंत्र स्थापित करना चाह रहे हैं कि इनको हटाकर, जिनका उत्तर ही नहीं पता कि उनको हटाए क्यों है, इनको भी नहीं पता है कि उनके या तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे, करप्शन किस बेसिस पे हटाया, कुछ नहीं पता, और फ्रेश एयर का दावा दे रही। ये क्यों? मैं फिर से कह रहा हूं, ये इसलिए डर रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल गुजरात में टिक गए। नहीं, रुकिए वैभव जी, क्या है, मेरे सवालों पर मत रही है, जमीनी हकीकत से जुड़ी है। कुछ को वापस लिया, कुछ को हटाया। इनको पता है किसको वापस रखना पड़ रहा है और किसको क्यों हटाना पड़ रहा है।
यह कहना तो शायद सही नहीं कि इनको नहीं पता। यह अलग बात है कि रत्नाकर सिंह जी यहां बताने को तैयार नहीं है कि हमने क्यों हटाया। पर आप गुजरात की जमीन पर अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। आप समझ पाए जिनको हटाया गया क्यों हटाया गया, जिनको बनाए हुए हैं क्यों बनाए हुए हैं, और जिनको लाए हैं क्यों लाए हैं। वैभव जी थोड़ा इस पर रोशनी आप दीजिए। रत्नाकर जी की तो मजबूरी है, पता होते हुए भी वो यहां नहीं बोल सकते क्यों हटाया। क्या चाहते हो भाजपा का प्रवक्ता यहां पे बोले कि मेरे मंत्री पैसा खा गए इसलिए हटा दिया, काम नहीं कर रहे थे इसलिए हटा दिया। भाई वो अपनी गरिमा के साथ अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, पर आप तो बताओ क्यों हटाए, क्यों बचाए और नए क्यों लाए, कुछ पता है आपको कि नहीं? देखिए हिमांशु जी, जो इतने दिनों से गुजरात में आप मंडियों में जाके देख लीजिए जो आंदोलन चल रहा है, चाहे कपास के किसी किसानों का या किसका, भारतीय जनता पार्टी के पूरा मंत्रिमंडल गायब है। पूरा जो ये मंत्री है और इनके खिलाफ इन जितने मंत्री हैं इनके खिलाफ एक प्रचंड वेव है इनके खिलाफ, और केवल इनके खिलाफ नहीं, इवन मुख्यमंत्री साहब के खिलाफ भी एक प्रचंड वेव है। भारतीय जनता पार्टी को क्या लग रहा है कि कुछ माइनस शफल कर देंगे, हटा देंगे, इधर कर देंगे, उधर कर देंगे, जनता को लगेगा भारतीय जनता पार्टी नया मॉडल ऑफ गवर्नेंस ले आई है। अरे कोई मॉडल ऑफ गवर्नेंस नहीं है इनके पास नील बटे सन्नाटा गवर्नेंस, नील बटे सन्नाटा वैभव जी का कहना है। वेव चल रही है भाजपा के खिलाफ। और मेरे साथ में मेहुल दूधरेजिया जी हैं, गुजरात की जमीन से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इत्तेफाक रखते हैं या ये विपक्षी दल खुशफहमी में है, भाजपा को ये निपटाने चलते हैं, भाजपा अपने लोगों को खुद ही निपटा के नए लोगों को ले आती है और अपने आप को बनाए रखती है। क्या कहते हैं मेहुल जी? ये तो तब निपटाएंगे ना जब निपटाने के लिए लोग रहेंगे। ये तो नए लोग ले आए, अब कहां निपटाएं? देखिए आज का जो है उसमें कई वजह, जैसे हमने बताया आपने कि 10 ज्यादा ऐड हो गए, तो जो पावर है भाजपा का वहां बन गया, नहीं 10 पावरफुल लोग उनके पास एज ए मंत्री आ गए जी। तो कार्यवाही कामगिरी जो है वो ज्यादा बढ़ने वाली है, ऐसा ये भाजपा वाले बोल रहे हैं। ठीक है, और जिसका पत्ता कटा हुआ है उनमें से देख लीजिए कई सारे 3-4 पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जी कि जो लोग काम नहीं कर रहे थे उसको हटाया, तो उसका पूरा जो वर्क रिपोर्ट है वो वर्क रिपोर्ट ये लोग ऑब्जर्व करते हैं और वर्क रिपोर्ट उनको सेंट्रल में देना होता है। तो उसके बेस पे, उसके एनालिसिस के बेस पे कुछ लोगों को हटाया। एक आध दो लोग थे जिसके बच्चों पे भ्रष्टाचार के आक्षेप चल रहे थे, कंप्लेंट चल रही है, उसके बच्चे, उनकी वजह से उसको हटाया। कुछ लोग हैं जिसके जो हेल्थ इश्यू है, हेल्थ इश्यू बता के हटा दिया। कुछ कांग्रेस से आए थे तो कांग्रेस वाले जो कमिटमेंट खत्म हो गया 2.5 साल वाला तो हटा दिया। फिर लाया अभी नए 10 और लोग हैं, जैसे भाजपा बोल रहे कि सभी वेल ट्रेंड और अच्छे से काम करेंगे, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हम गांव-गांव तक जाएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, इस प्रकार से सब लोगों को लाए हैं। फिर दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे पटेल जी, यानी पाटीदार। तो भूपेंद्र भाई पटेल है। तो पहले क्या हुआ था, विजय रूपाणी जी थे, जैन समाज थे, और लेकिन डेप्यूटी मिनिस्टर थे पटेल, पाटीदार, नितिन भाई पटेल। अभी पूरा चेंज कर दिया, अभी पटेल पाटीदार सीएम है, और जो जैन है हर्ष संघवी जो गृह मंत्री थे हमारे यहाँ, उसको डेप्यूटी सीएम बना दिया। तो मामला पूरा ऐसे रखा। और जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ में जो 2 साल के बाद पता चलेगा कि इन लोग कैसे काम किया था, और ये जिन लोगों को जी मेहुल जी, तो मेहुल जी बोल रहे हैं कि 2 साल बाद हमें पता चलेगा। मैं वापस रत्नाकर जी के पास आता हूं। क्या रत्नाकर जी कुछ स्पष्टता आई आपके जहन में, हमें साझा करने लायक? कौन क्यों निपटा, कौन क्यों आया, कुछ रोशनी देंगे? सुरेंद्र जी से भी आप बहुत नाराज चल रहे थे उस समय पे, क्या ऐसा बोल दिया सुरेंद्र राजपूत जी ने जो आपको आखर रहा था? देखिए हिमांशु जी, सुरेंद्र राजपूत जी चैनल पे बैठ के किस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं, इसका प्रमाण आपको भी मिल गया कि तथ्यों से किस तरह से झूठलाते हैं आपके सामने भी, जबकि आपकी पत्रकारिता जो है वर्षों की है। दूसरी चीज, मैं सुरेंद्र राजपूत जी 2-3 बातें कहे उस पर मैं आना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को अपमानित किया। भाई अगर
लोकतंत्र को हम अपमानित करते 2021 में, तो जनता हमको फिर से दोबारा चुनकर क्यों लाती? किस तरह से हमने लोकतंत्र को अपमानित किया? और पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़कर पूर्ण बहुमत के साथ 156 सीटें दी, तो ये किस तरह से लोकतंत्र का अपमानित किया? लोकतंत्र का अपमानित तो इन लोग करते थे। आपको सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं जी। हरियाणा में जब इंदिरा जी की सरकार थी केंद्र में, तो हरियाणा में भजन लाल जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और एक रात के बाद अगली सुबह पूरी की पूरी जनता पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। तब लोकतंत्र का हनन नहीं था? डर था वहां पे कि इंदिरा गांधी हरियाणा में जो सरकार भजन लाल की है उसको बर्खास्त कर देंगे, और पूरी की पूरी सरकार जो मर्ज हो जाती है कांग्रेस में, और अगली सुबह कांग्रेस की सरकार बन जाती है। तो ये है लोकतंत्र का अपमानित करना। और दूसरा ये कह रहे थे कि मतों को सार्वजनिक करना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? तो मैं ये पूछना चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत जी से कि 2013 के बाद इनकी पार्टी के 12 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इनकी पार्टी को छोड़ा, और 45 इनके दिग्गज नेताओं ने इनकी पार्टी को छोड़ा। तो भाई हाई कमान कल्चर वाली कांग्रेस पार्टी उनके मनभेदों को क्यों नहीं दूर किया? आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम मतभेदों को उजागर, हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है, हमारे यहाँ संवाद होता है, कोई विवाद नहीं होता है भाई। और हर व्यक्ति जो संगठन का कार्य करता है वो संगठन के लिए समर्पित होता है, और वो संगठन का कार्यकर्ता पहले होता है, विधायक मंत्री सांसद बाद में होता है। ये इनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनका हाई कमान कल्चर है, और जो हाई कमान का सबसे क्लोज रहेगा वही जो है मंत्री बनेगा, और वही जो है मुख्यमंत्री बनेगा। ये नहीं समझ पाएंगे। तीसरी चीज में आऊंगा नहीं, अभी रुको रत्नाकर जी, ये जो हाईकमान वाली आपने बात कही तो हमको जरा समझाओ। ये जो मंत्रिमंडल का परिवर्तन है ये भूपेंद्र पटेल जी ने अपने विवेकाधिकार से किया है ना? ये भूपेंद्र पटेल जी का फैसला है, ये अहमदाबाद का फैसला है, इसमें दिल्ली के हाईकमान की कोई भूमिका थोड़ी है। कौन होते हैं नरेंद्र मोदी, कौन होते हैं अमित शाह, उनका कोई दखल नहीं है। ये फैसला जो लिया है वो भूपेंद्र पटेल जी ने लिया है, और वो अभी कौन अध्यक्ष बने? जगदीश विश्वकर्मा। इन दोनों ने बैठ के ही पूरा मंत्रिमंडल से इनसे इस्तीफे लो, इनको करो, ऐसे ही हुआ है ना? ये सुरेंद्र राजपूत जी की समझ में नहीं आएगा, ये आप हमें समझाएंगे। जी हिमांशु जी, जी कल आपने अमित शाह जी का एक इंटरव्यू सुना था, उसमें प्रश्न जो है आपका ही किया गया उनके सामने जी, और उन्होंने जवाब भी जो आप कह रहे हैं वही था उनका जी, कि भूपेंद्र पटेल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, अपनी टीम बनाएंगे, और जो राज्य हित में जो उपयुक्त निर्णय रहेगा वो उपयुक्त निर्णय लेंगे। हम सब लोग इसी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इसी भारत में रह रहे हैं, कम से कम बात उतनी ही कहिए जिस पर कम से कम यकीन आ पाए। इतने गए गुजरे भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी नहीं है कि भूपेंद्र पटेल तो छोड़िए, किसी गांव देहात के अंतर्गत भी आजकल जो फैसले हो रहे हैं पार्टी में, जिला स्तर की नियुक्तियों के लिए भी फैक्स जो है वो दिल्ली जाते हैं। तो रत्नाकर जी अपनी पार्टी की संगठन की मजबूती योजना को लेकर इतना कमजोर क्यों जाहिर कर रहे हैं? मानिए ना, क्या हमारा नियंत्रण है? हमारे यहां ऐसा नेतृत्व है जो फैसला हो जाता है आंख मूंद कर शिरोधार्य हो जाता है। आप इतना कमजोर क्यों हो गए इस सत्य को स्वीकारने में? अपने नेताओं को खारिज कर दे रहे हैं आप। देखिए हिमांशु जी, अपने नेताओं को खारिज करने की बात ही नहीं है जी। निश्चित रूप से जो भी निर्णय लिया जाता है उसमें हर व्यक्ति का जो है एक मत होता है, उस मत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, और अंतिम निर्णय कहीं ना कहीं वो राज्य का मुख्यमंत्री है वही लेता है। चलिए अपन तो आगे बढ़ते। रत्नाकर जी ये बताओ कि गुजरात का तो हो गया, अब किस राज्य की बारी है? पहले मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का इस्तीफा आएगा, राजस्थान का आएगा, छत्तीसगढ़ का आएगा। थोड़ा इस पर रोशनी दो, अगला नंबर किसका? मुख्यमंत्री समेत या केवल मंत्रियों का? अगर राजनीति में सार्थक परिवर्तन करना उस राज्य के लिए और जनता के लिए हितकारी है, तो जब जब जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं, हमारा संगठन परिवर्तन करने के लिए तैयार है। तो किस राज्य के हालात लग रहे हैं कि परिवर्तन के नजदीक पहुंच गया है? मध्य प्रदेश पहुंच गया,
असम पहुंच गया, छत्तीसगढ़ पहुंच गया, राजस्थान पहुंच गया है, या चुनाव के क्रम से हम देखते रहें अगला चुनाव जहां पर है अगला नंबर उसका है? हिमांशु जी को अगर लगता है कि ये परिवर्तन दिख रहा है, लग रहा है, तो हिमांशु जी के निर्णय से संगठन निर्णय नहीं लेगा। संगठन को अगर लगता है कि जहां पे परिवर्तन होना चाहिए तो संगठन उसका निर्णय। हिमांशु जी कहां आ गए? सुरेंद्र राजपूत जी भी हिमांशु जी के पीछे पड़ गया, आप भी हिमांशु जी के पीछे पड़ गए। अरे हम तो अपनी जिज्ञासा के तहत बात कर रहे हैं कि भाई पार्टी की मजबूती के लिए, संभावना के लिए अगला नंबर किस राज्य का है। अब अपना राज्य बताने के स्थान पे हम थोड़ी कह रहे हैं इस राज्य में निपटाओ या इस राज्य में बनाओ। आपसे पूछ रहे हैं गुजरात मॉडल अगली बार किस राज्य में, किस राज्य के मंत्रियों की नींद उड़ने वाली है और किन विधायकों को अपने लिए संभावना दिखने वाली है। थोड़ी मदद कीजिए ना रत्नाकर जी। देखिए हिमांशु जी, इस तरह के परिवर्तन से एक साफ संदेश और एक पॉजिटिव संदेश सभी लोगों में जाता है कि आप अगर जनता के हित में काम करेंगे, आप मंत्री हैं या विधायक हैं या सांसद हैं, जनता के हित में काम करेंगे, आप संगठन में बने रहेंगे, संगठन आपको सर्वोपरि मानेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस नीति से चलती है कि आपका चुनाव जनता ने इसीलिए किया है कि आप जनता का हित करें, और जब जब जहां जहां जैसी जैसी परिवर्तन की व्यवस्था देखने को मिलेगी और जिस तरह का रिक्वायरमेंट समझ में आएगा, संगठन निश्चित रूप से उस तरह का निर्णय लेगा, काम करेगा। तो सुरेंद्र राजपूत जी कितनी मुश्किल बढ़ा देती है ना भाजपा आपकी। देखो आप चाहते हो कि लोग अगर ठीक काम नहीं किए तो उन्हें आप निपटाओ, भाजपा वो करेक्शन पहले ही कर लेती है, आपसे निपटवाने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही निपटा दी, नए लोग ला दी, और ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो विधायक के स्तर पर निपटा देंगे, नए चेहरे ला देंगे। कैसे सकोगे आप इनसे, कैसे पार पाओगे इनसे? दो बातें हिमांशु भाई। पहली चीज तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं आपके मुखालिफ कुछ नहीं बोला। जितना कुछ भी बोला हूं आपके साथी बारातियों के मुखालिफ बोला हूं जो नोएडा में बैठते हैं। आप तो उन चंद पत्रकारों में से हो जिनसे कम से कम 75% तो बात की जा सकती है ना, 25 ही नहीं की जा सकती। अरे कोशिश करूंगा कि आप किसी दिन बोलो कि 100% आपसे बात की जा सकती है। कोशिश जारी है मेरी, चलने दीजिए। मैं फिर से कहता हूं, तो इतने मतभेद रहने चाहिए, इतनी होती रहनी चाहिए। तो आप अपने ऊपर क्यों लेते हैं? पहली बात, आप तो उन लोगों के ऊपर लीजिए जिन लोगों के ऊपर लेनी चाहिए। जो आम को आम नहीं इमली कहते हैं, जो काट कर नहीं कहना चूस के खाते हैं, वो सारे पर थकते क्यों नहीं है, क्या नहीं करते हैं, वो खैर अपनी जगह पर है, मुद्दा ये नहीं है। 3-4 चीजें बड़ी साफ साफ आई इस बात से, चर्चा से उभर कर। पहली चीज तो ये उभर के आए कि हमारे आप पार्टी के साथी हैं, इनको ये कहा गया है कि आप जब तक जेल से बाहर रहेंगे जब तक आप कांग्रेस को गालियां देते रहेंगे। आपकी मैं मजबूरी समझता हूं, कोई बात नहीं, मैं आपसे श्रीवास्तव जी या अरविंद केजरीवाल जी से मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि इनकी अपनी मजबूरी है बेचारों की कि जब तक ये कांग्रेस को गाली नहीं देंगे। वरना तो हमेशा चर्चा ये रहती थी कि भाई इनको विरोध करना था, मोदी जी का विरोध करना था, भाजपा की नीतियों का, कुनीतियों का, ये विरोध कांग्रेस का करने लग गए। अरे कांग्रेस ने तो आज तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कभी भारतीय जनता पार्टी से किसी भी किस्म का ना समझौता किया है, ना कभी कोई समझौता करेगी। लेकिन आप पार्टी को मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना कि जिस वक्त लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ हो, उस वक्त आप पार्टी लड़ाई जो है कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनने के लिए आप लोग अग्रसर हो। आपको शुभकामनाएं, हमें कोई आपसे दिक्कत नहीं है। आप हर आदमी का अपना अपना चुनाव करने का हक है। जनता दल यूनाइटेड भी, समता पार्टी भी किसी वक्त की थी, चली गई थी भाजपा के साथ, तो हमने एक बार बताओ सुरेंद्र भाई, आप इतनी आसानी से आम आदमी पार्टी को लपेट दिए। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल फिर भी कुछ महीने तो जेल में काटा है ना भाई, लड़ते हुए। आप बोलते हो हम भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, लोग इंतजार ही करते रह गए कि बोलते थे कि वडेरा जी जेल में जाएंगे, राहुल गांधी जेल जाएंगे, सोनिया गांधी जेल जाएंगी, प्रियंका गांधी जेल जाएंगी। जो जेल होया है उनको तो आप भाजपा की टीम बता दे रहे हो और अपने आप को फ्रीडम फाइटर के तौर पर प्रस्तुत करो। सर भाई जाति नहीं कर रहे आप वैभव जी के साथ? वो भी बताता हूं आपसे। अगर हमारे किसी भी नेता ने, पहली चीज बता दूं, हमारे किसी भी एक नेता ने अगर 4 आने का भी गड़बड़ किया होता ना, 4 आने का भी, तो अभी तक हम जेल में सड़ रहे होते। और जिन नेताओं ने किसी वक्त कांग्रेस के शासन में गड़बड़ की,
अभी जो रत्नाकर जी बड़ी बड़ी बात कह रहे थे ना, बिल्कुल सही कह रहे थे रत्नाकर जी, 25 बड़े नेता, 42 बड़े नेता। भाई साहब, जिसने गड़बड़ की थी वो तो सब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में चले गए। और यकीन विषयांतर हो जाएगा, हो सकता है आपकी तरफ से आरोप भी आ जाए, लेकिन आपकी दलील ने एक सवाल खड़ा कर दिया है। वो इस सवाल का उत्तर तो आपसे चाहिए। मतलब आप मानते हो कि भाजपा के शासनकाल में या मोदी जी के शासनकाल में जो व्यक्ति भी जेल गया उसने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है, तभी जेल गया है। अगर आपके ये नेता जेल नहीं गए तो इसलिए नहीं गए कि इन्होंने कुछ भी गड़बड़ नहीं की थी। बाकी जितने भी गए हैं उन्होंने थोड़ी की होगी या बड़ी की होगी, तभी जेल गए हैं। नहीं तो जेल जाने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ करना तो जरूरी है। ऐसा नहीं है कि निर्दोष को इन्होंने जेल भेज दिया। से कहता हूं, मेरी बात को आप सुनिए। देखिए, गड़बड़ किसने की है, क्या की, ये काम, ये तो आरोप जो है, आरोप लगाना और उसके बाद अपराध तय करना, ये अदालत का काम है। लेकिन एक चीज तो तय है कि प्राइमा फेसी जिस तरीके से इस समय आप पार्टी अपना व्यवहार कर रही है, उससे पहले हम तो आप पार्टी के साथ में थे। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो सबसे पहले अगर किसी, सोनिया गांधी जी गई मंच से, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने और क्या नाम, हमारे खड़गे साहब ने मंच से इनको सहयोग दिया। हम तो उस बात पे नहीं आते, हम तो कहते हैं कि आज की डेट में आप जेल जाने से बचने के लिए आप कांग्रेस के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं। आप लगाइए, हमें दिक्कत नहीं। हमें लोकतंत्र को बचाना है, आपको अपने नेताओं को जाने से, जेल से बचाना है। सुरेंद्र भाई, अपना मूल सवाल रह गया इस पूरी बहस में। मेरा मूल सवाल यह था कि कैसे निपटोगे इस भाजपा से। जिन भाजपा को आपको निपटाना होता है, ये अपने लोगों को खुद ही निपटा लेते हैं। इसका उत्तर रह गया। आप खामखा मैं आम आदमी पार्टी के पास चलेगा। सुरेंद्र भाई, थोड़ा इस दुविधा के संदर्भ में तो सुझाइए, कैसे निपटोगे। जो अपने ही लोगों के खुद ही गले काट देते हैं, आपके पास में हथियार रखा ही रह जाता है, गला बदल जाता है। बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूं, आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूं। लेकिन मैं फिर से एक ही बात कहता हूं हिमांशु भाई, कि जो पार्टी अपने आप को बहुत बड़ी मजबूत पार्टी बताने की बात कर रही है ना, जो पार्टी कहते हैं ना, धोबी से जीत ना पाओ और गधों के कान बैठो। यहां पे लिटरल मीनिंग मत लीजिएगा, नहीं पता चला कि आप कह दो कि हमने मोदी जी को धोबी कहा और हमने पटेल जी को गधा कहा। ऐसा कुछ नहीं। लिटरल मीनिंग ये एक मुहावरा है, मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कि धोबी से जीत ना पाओ और गधों के कान बैठो। सच बात यह है कि जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 1 साल से नहीं चुन पा रही है, क्यों? क्योंकि वहां पर मोहन भागवत जी का चाबुक चल रहा है। बात आप समझिए। जो पार्टी पिछले 45 सालों से अपना एक महिला अध्यक्ष नहीं बना पा रही है, क्यों? क्योंकि वहां महिला विरोधी आरएसएस का चाबुक चल रहा है। एक महिला अध्यक्ष नहीं है इनका। जो पार्टी अब तक एक दलित अध्यक्ष बनाई हो और उसको भी 1 लाख रुपए की घूस में बंगारू लक्ष्मण को जेल भेज दिया हो, क्यों? क्योंकि उनका वहां पर ऐसा आरएसएस का चाबुक है जिसमें सिर्फ ब्राह्मण, और वो भी चित्पावन ब्राह्मण ही वहां पर आरएसएस का प्रमुख बन सकता है। उसके ऊपर जिस पार्टी का वो चल रहा हो दिल्ली में, तो वो पार्टी अपना क्या करती है, गुजरात में आकर के इस तरीके से लोकतांत्रिक विरोधी चेहरा दिखाती है। जो उसको प्रताड़ना आरएसएस से मिल रही है नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, वही प्रताड़ना वो गुजरात में अपने एमपीज और एमएलए को देना चाहती है। और ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है और ये क्रूरता की निशानी, डिक्टेटोरियल है, ये क्रूरता है। ये सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे हैं। वैसे सुरेंद्र जी, आपको एक जानकारी में इजाफा कर देता हूं। भाजपा 1 साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पा रही है। भाजपा पिछले 3 साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही। जेपी नड्डा जी का बतौर अध्यक्षीय कार्यकाल तो 2023 दिसंबर में पूरा हो चुका। उसके बाद एक्सटेंशन के माध्यम से ही काम चल रहा है। अगर उसी समय पे उन्हें दोबारा कार्यकाल दे देते तो इस जनवरी में उनका दूसरा कार्यकाल भी पूरा हो जाता। केवल जानकारी के लिए, संदर्भ के लिए, आपकी थोड़ी मदद रहेगी आपको। लेकिन मैं वापस आता हूं वैभव श्रीवास्तव जी से। तो वैभव जी, वापस सवाल यह है कि अब नई आभा के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए चेहरों के साथ और नई बड़ी टीम के साथ वह भाजपा मैदान में, और आपके संदर्भ में तो सुरेंद्र जी कह रहे हैं, तो आप तो इस टीम के साथ ही, तो कुल मिला के गुजरात में अगली बार भी भाजपा ही, क्योंकि आप तो मदद में हैं ही, उन्होंने अपनी टीम भी नई कर ही ली है। क्या कहते हो आप? हिमांशु जी, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा देर सुरेंद्र जी, क्योंकि बड़े मेरे आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, तो उनपे पहले उन पे रिवर्ट कर दूं, फिर रत्नाकर जी और आपके सवाल पे रिवर्ट करता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने, जैसे आपने तो एग्जांपल दिया ही, मैं आम आदमी पार्टी ने जितना संघर्ष किया और खास तौर से पूरी टॉप लीडरशिप, हमारी एक टाइम पे पूरी टॉप लीडरशिप जेल में थी।
नरेंद्र मोदी जी की और भाजपा की नीतियों के खुल के सबसे ज्यादा किसी ने मुखालफत की है तो वो है आम आदमी पार्टी, और उसका हमने खामियाजा भी भुगता है और हम उसके लिए 10 बार और खामियाजा भुगतने को तैयार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास उत्तर नहीं होता है। जब भी उत्तर नहीं होता तो क्या बोलते हैं, ये बीजेपी की बी टीम है, ये बोलते हैं कांग्रेस की बी टीम है। ये लोग को खुद नहीं पता वास्तव में क्या है ना, गंगाधरी शक्तिमान है। मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस और बीजेपी गुजरात में एक है। जो कहते हैं ना हम लोग गंगाधरी शक्तिमान है, कांग्रेस बीजेपी एक ही है गुजरात में। और इसके एग्जाम्पल्स हैं भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त कुशासन है, लोग खिलाफत में उनकी। आप जाइए, मैं खुद रह के आया हूं गुजरात में, वहां पे ग्राउंड पल्स कितनी प्रचंड है। कपास के किसान पूरे इस समय मंडी बंद है, वहां पे आंदोलन चल रहा है। क्यों? कांग्रेस का एक नेता झांकने तक नहीं दिया। क्यों नहीं जाते राहुल गांधी जी गुजरात में? जाके उनके किसानों से मिलना चाहिए, बहुत हितैषी बनते हैं ना, जाना चाहिए, मिलने चाहिए। नहीं जाएंगे। ये बात करते हैं कि इन्होंने कुछ तो किया होगा। नेशनल हेराल्ड ओपन एंड शट केस था मनी लॉन्ड्रिंग का। क्यों आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को जेल नहीं हुई? क्यों नहीं जेल हुई? क्योंकि सेटिंग थी। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी जी वोट चोरी की बात करते थे। दिल्ली चुनाव में हमने लोगों को खड़ा करके दिखाया कि किस तरह से केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को हरवाया गया। राहुल गांधी जी ने एक लफ्ज इसके खिलाफ नहीं बोला। उल्टा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने अभी रिसेंट इंटरव्यू दिया है कि हमें टॉप लीडरशिप से सिग्नल था कि ऑल आउट जानता है। ऑल आउट मतलब पहले आम आदमी पार्टी को निपटाओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की एक कंफर्टेबल सेटिंग रहती है कि तुम पहले तुम, और इसलिए आम आदमी पार्टी की दोनों की आंखों में खटकती अच्छा, है। ये बताओ वैभव जी, ये ज्ञान आपको कब मिला? जब तक कांग्रेस के साथ थे तब ये ज्ञान मिला? ये दिल्ली हार के बाद पता चला कि दोनों एक हैं, या पहले से पता था पर उस समय आपके स्वार्थ थे तो इसलिए आप कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे? आपका तो जन्म ही कांग्रेस के विरोध के साथ हुआ था, आपका तो जन्म ही यूपीए सरकार का विरोध करते हुए था, पर उसी कांग्रेस के साथ आप मंच साझा कर रहे थे। तो ये ज्ञान प्राप्ति कब हुई आपको? ये चक्षु आपके कब खुले? जब दिल्ली हार गए तब, या दिल्ली हार से पहले ही खुल गए थे? तो आप लोकसभा के सिनेरियो में चला जाइए। मैं फिर से कह रहा हूं, इस बात से तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। जब आज भी मुझे लोकसभा चुनाव के पर्सपेक्टिव में कहेंगे, हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा इसलिए बने थे क्योंकि बीजेपी जो संविधान बदलने की बात कर रही थी, 240 पर निपटाना जरूरी था। 240 पर निपटे ये लोग। क्यों निपटे? क्योंकि पूरा विपक्ष एक कलेक्टिव लीडरशिप के साथ लड़ा। और आज भी मुझसे आप सवाल करेंगे, हम फिर से वही करेंगे कि बीजेपी की एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसी, संविधान विरोधी पॉलिसी के खिलाफ खड़ा होना जरूरी। लेकिन इससे कांग्रेस के पाप कम नहीं हो जाते। दिल्ली में जो कांग्रेस ने पाप किया है, गुजरात में जो कर रही है, गोवा में जो किया है, वो सबके सामने है। गुजरात की जनता इस बात को जानती है। गुजरात के पास एक लीडर नहीं है कांग्रेस के पास जो गुजरात में लोगों की आवाज बुलंद कर सके, उनके मुद्दे उठा सके। अरविंद केजरीवाल ने नए नवेले लोगों को टिकट दी और नए लोग चुन के आए भी था। अरे कौन जानता था गोपाल इटालिया को? विसावदर से एक अच्छे मार्जिन से वो व्यक्ति चुन के जीत के आए हैं। कौन जानता था आम आदमी पार्टी को, झाड़ू निशान को गुजरात में कुछ साल पहले तक? क्यों? क्योंकि गुजरात के लोगों की आशा है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस से अब आशा नहीं रह गई। और खासतौर से गुजरात की बात करें तो बिल्कुल आशा नहीं रह गई है, क्योंकि गुजरात में इनकी पूरी की पूरी लीडरशिप बीजेपी की गोद में बैठी हुई है। और ये मैं बार बार तथ्यों के साथ कह रहा हूं। आप एक भी इनके नेता का नाम बता दिए जो आंदोलन कर रहे हो गुजरात में, जो किसानों के साथ खड़े हो, कपास के किसानों के साथ इतना बड़ा आंदोलन हुआ, एक भी मंडी में इनके नेता वैभव जी अभी भी इस बात पर आश्वस्त है कि विकल्प तो हम ही रहेंगे। पर मुझे आखिरी टिप्पणी के लिए मेहुल जी आपके पास में आना है और आपसे जानना है, क्या भाजपा का ये बदलाव गुजरात में विपक्ष को अपनी रणनीति में बदलाव के लिए बाध्य करेगा? ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़कर भाजपा को निपटाएंगे, या साथ मिलकर ही भाजपा के लिए अब चुनौती बन पाएंगे? इस पर आपकी टिप्पणी। नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जिसे 30 साल से एक ही सरकार हमारी भाजपा की जो गुजरात में है, तो जिस प्रकार से वही बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस का ऐसा कोई बंदा नहीं है जो लड़ सके भाजपा के सामने। इसका कोई, क्योंकि अभी कुछ समय पहले कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी बदले, वो भी फिर से आए अमित चावड़ा, तो वो भी वो युवा नेता है। अभी वो धीरे धीरे देश में फिर से काम कर रहे हैं। फिर जैसे आम आदमी पार्टी के पास गढ़वी है, वो भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार रहे थे, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम जो लोग कर रहे हैं उसके पास उतना बेस नहीं है। उसके पास लोगों के पास वो जो भरोसा जो कमा सके, लोगों का भरोसा अपने वो ले सके, ऐसा कोई इतना बड़ा पावरफुल इंसान नहीं है।
और ये लोग प्रोटेस्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे भाजपा का। फिर कई सारे मुद्दे होते हैं, जैसे वैभव जी ने बताया कि स्कूल वाला मुद्दा हो, पोषण वाला मुद्दा हो, यानी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं तो जिसपे प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से उसका जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट भाजपा को मिल रहा है। और फिर हमारे वहां एक वर्ड है वो ट्रिपल इंजन सरकार। तो ट्रिपल इंजन सरकार में क्या होता है, सेंट्रल में भी हम है, स्टेट में भी भाजपा है, और ये नगर निगम महानगर पालिका ऐसा कॉर्पोरेशन, तो उसमें भी भाजपा है ज्यादातर। अच्छा, एक बात बताइए मेहुल जी, ये कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर ये परिवर्तन नहीं है। दरअसल जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की ख्वाहिश रहती है, तो नगरीय निकाय चुनाव सामने है, इसमें कहीं निपटारा ना हो जाए इसलिए ये बदलाव किया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? 80% आप बोल सकते हैं कि इसमें सच्चाई है, क्योंकि अभी देखिए नगर कॉर्पोरेशन जितने थे उसमें ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। जैसे पहले 8 थे कॉर्पोरेशन, तो उसकी जगह पे अगर अभी धीरे धीरे बढ़ा गया तो वो 17 तक पहुंच गया है। यानी 17 जगह पे कॉर्पोरेशन लड़वाना है, वहां जीतना है। जैसे बड़े बड़े शहर, अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद में पूरी भाजपा कॉर्पोरेशन में बहुमत अपने साथ है। जैसे तो 192 सीट में से 165 जितनी तो भाजपा के पास है, बाकी रही बची कुछ कुछ एएमएम के पास, कांग्रेस के पास कुछ बची है एक। तो इस प्रकार से इतना पावर नहीं है इनके पास, जो विपक्ष के पास। और ये जो पूरे का पूरा टारगेट है वो सीधा टारगेट है, नगर निगम का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें मजबूती के साथ लड़ना और इन सब जो भी विपक्ष है उनको मात देना। तो कुल मिला के बातचीत का निष्कर्ष ये कि भाजपा ने अब विपक्ष से लड़ना छोड़ दिया है। भाजपा ने अपने बीच से ही विपक्ष खोजना शुरू कर दिया है। इसलिए जितने भी राज्यों में भाजपा शासित सरकारें दिखाई दे रही हैं, वहां के मंत्री और विधायक नई संभावनाओं के लिए तैयार रहे। तलवार कभी भी चल सकती है, सिर कभी भी कट सकते हैं, ताज कभी भी नए सिरों पर सज सकते हैं। तैयारी रखी है। सुरेंद्र राजपूत जी और वैभव जी की पार्टी अपने प्रयास समय आने पर करते रहेंगे, पर उससे पहले भी आप तलवार की धार पर चलते रहिए। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यह संदेश गुजरात के परिवर्तन के साथ सारे भाजपा शासित राज्यों में दे रहा है। अब इसे आप लोकतंत्र के अनुकूल पाएं या लोकतंत्र के प्रतिकूल, पर देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल इस फलसफे पर चल निकला है। अतीत की सफलता उसे इस निर्णय पर कायम रखने के लिए बाध्य भी करती है। देखें अगला नंबर किस राज्य का होता है। जिसका भी होगा उसके लिए चर्चा पर फिर बैठ लेंगे। पर आज की इस चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। प्रणाम।